क्लास की रिवीजन है जो हमने पढ़ा था उसके बारे में देख लो। टाइप्स ऑफ मोशन, सबसे पहला मोशन जो हमने देखा था वो था रेक्टिलिनियर मोशन। बहुत अच्छी In the वेबसाइट है, previous video, सॉरी we studied what motion is. चैनल है। अगर तुमको साइंस का कुछ भी समझना होता है इस चैनल की वीडियोस देख ला करो, ठीक है। डोंट मेमोराइज करके चैनल है, या पता नहीं बिक गया था अभी इन्फिनिटी लर्निंग के नाम से, बट आती स्टार्टिंग में यही है, डोंट मेमोराइज। देखो चलो, हमने डिफरेंट तरह के जो मोशंस हैं हमारे करिकुलम में वो पढ़े हैं। पहला मोशन जो हमारे करिकुलम में था, जो हमने 9th 10th +1 9th 10th में पढ़ना है, वो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन वन डायमेंशन, सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है। देखो, We also saw one type of motion called the rectilinear motion. It's nothing but straight line motion. In this type of motion, the path of a moving object is a straight line. But what if the path of a moving object is circular? Yes, you guessed it correctly. If an object is moving in circles, it's undergoing circular motion. यही हमने लास्ट क्लास में स्पेसिफिकली बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल बना रहा है तब हम कौन सी तरह का मोशन काउंट करते हैं? सर्कुलर मोशन। स्पेसिफिकली सर्कुलर मोशन में सर्कल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। More accurately, it's defined as the motion of an object along the circumference of a circle. The circumference of a circle is the length of this boundary which is curved. So if an object is moving along the circumference of a circle, we say it's undergoing circular motion. Can you give me any real-life examples in which objects execute this type of motion? What about the satellites orbiting the Earth? Yes, a satellite orbiting at a circle. ये भी हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिया था। A satellite orbiting the earth in a circular orbit is circular motion, ठीक है। मैंने एग्जांपल मून का दिया था, और जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं? सॉरी, मून को नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। सबका पाथ कैसे अलोंग दी अर्थ? इट इज सर्कुलर, क्योंकि ये सर्कल बना रही हैं इसलिए सर्कुलर है। Height is also undergoing circular motion. What other examples of circular motion can you think of? Take a small object and tie it to one end of a rope. Take the other end of the rope in your hand and whirl it around in circles. You see that the object is performing circular motion. इसने जो लाइन बोली, मुझे नहीं पता तुम्हें ध्यान से सुनी है कि नहीं। इसने बोला टेक एन ऑब्जेक्ट एंड whirl it around। whirl it around मतलब उसको तेज तेज घुमाओ, ठीक है। तो तुम्हारी नॉलेज ही चेक करो लास्ट टाइम कितना समझ आया। अगर बाय चांस रस्सी टूट जाएगी तो पत्थर किस डायरेक्शन में जाएगा? इट विल गो टेंजेंट टू द सर्कल, या इट विल गो इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। Notice that the distance of the stone from your hand is always the same. What about the moving fan? Is it also undergoing circular motion? बताओ, मूविंग फैन रोटेशन है या सर्कुलर है? रोटेशनल मोशन है, क्योंकि इसकी जो डंडी है जिसके अबाउट ये घूम रहे हैं, जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऑब्जेक्ट एज अ होल रोटेट कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन के लिए सर्कल बनना जरूरी है। हाँ, अगर मैं इमेजिन करूँ कि देयर इज अ डॉट ऑन दिस ब्लेड, वो डॉट जो भी वो सर्कल बनाएगी, इसलिए कौन सी तरह का मोशन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। या मैंने जो एग्जांपल दिया था कि इस फैन के ऊपर लेट से एक मक्खी आके बैठ गई है और मैंने फैन ऑन कर दिया, तो मक्खी उस फैन के साथ सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगी। First, let's only consider the motion of a point on one of its blades. If we switch on the fan, we will see the point moving in circles. So we can say that the blades of the fan are also undergoing circular motion. Now what if I take the fan as a one single object? Can I say that the fan as a whole is moving in circles? No, that would be incorrect. The fan as a whole is not going anywhere. The entire fan... ये भी बात आप समझ सकते हो, जब भी रोटेशनल मोशन होता है ना, ऑब्जेक्ट अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता। रोटेशनल मोशन के केस में, सर्कुलर मोशन के केस में ऑब्जेक्ट अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं, सर्कल बना के वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं। जैसे ये वैसे ने बोला पंखा घूम रहा है जब, तो पंखा तो वही है, उसके पार्ट्स रोटेट कर रहे हैं अबाउट अ फिक्स्ड लाइन, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट अगर मैं बोलता ये पंखा मेरे हॉल के अंदर पूरा चक्कर लगा के आया है सर्कल में, तो पंखे का मोशन फिर क्या होता है? फिर सर्कुलर मोशन। डिफरेंस समझ आया?
अरिहंत और जबजोत, आपको भी समझ आया बेटे डिफरेंसेस? Yes, sir. ओके। Is not moving along the circumference of a circle. But which motion is it performing then? The fan is undergoing rotational motion. Before actually defining this type of motion, let's try to understand it first. This rod here is called the axle, and the entire fan is spinning around this axle. Or you can also say that the entire fan is spinning around this fixed line. This type of motion is what we call rotational motion. Now we will define it in simple words. A body एक्सेल के लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया हुआ था? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो रॉड होती है जिसके अबाउट कोई चीज रोटेट करती है उसको एक्सेल बोल देते हैं। जैसे कार की भी एक्सेल होती है, टायर की व्हील एक्सेल जिसको बोलते हैं। ऐसे कि टायर टेढ़ा हो गया मतलब एक्सेल टूट गई है, एक्सेल बेंड हो गई है। ठीक है, वैसे ही एक्सेल वो रॉड या वो शाफ्ट होगी जिसके अबाउट कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। जैसे तुमने घर में वो देखे है, हिंदी में मधानी बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं मेरे को पता क्या बोलते हैं। जब लस्सी बनाते हैं उसको ऐसे रड़कते हैं फटाफट। तो जो डंडी है जिसके अबाउट तुम ऐसे कर रहे हो उसे, उसको एक्सेल बोलेंगे उसका। ठीक है, said to be performing rotational motion if it's spinning around some fixed line. And the fixed line is also called axis of rotation. What other examples of rotational motion can you think of? What about a rotating wheel? We use the word rotating because it's performing rotational motion. What is axis of rotation in this case? Yes, it lies on the axle of the wheel. So the wheel is also undergoing rotational motion about this fixed line. Other examples of this type of motion can be the earth spinning around its axis and a spinning top. But wait a moment. Let's go back to our example we discussed earlier. When this object was whirled around in circles, we said that it was performing circular motion. But here, if we take this line as our axis of rotation, then we can also say that the object is performing rotational motion around this fixed line. So what is the motion of this object? Circular or rotational? What exactly is the difference between the rotational and the circular motion? In all the examples of rotational motion that we saw, the axis of rotation is a part of the object. It is going through the object. But in this case, the axis of rotation is not passing through the object. It's totally separate from the object. Hence, we don't call this motion as rotational motion. This is circular motion and not rotational. एक और बात इसने अच्छी समझाई है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो हमेशा स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करेगी, उसके अबाउट रोटेट होगी। बट अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट से हटके है, मतलब जैसे इस पंखे के अबाउट भी एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी भी रॉड है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कि मक्खी जो है वो पंखे के ऊपर बैठ गई और फिर मक्खी का सर्कुलर मोशन बना, तो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन मक्खी के थ्रू पास कर रहा है? नहीं, उसके अबाउट तो नहीं पास कर रहा। हाँ, मक्खी जो है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमेशा एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसकी वजह से एक सर्कल बना और मैंने उसको सर्कुलर मोशन दी। तो अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि रोटेशनल मोशन है सर्कुलर मोशन है, तो ऐसे भी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो कि क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कर रहा है कि नहीं। जैसे कल मैंने तुम्हें एक एग्जांपल और पूछा था कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड के लिए मोशन रोटेशनल होगा या सर्कुलर होगा। जब मैं मिनट हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, जब मैं मिनट हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है जो इसके मिनट हैंड के थ्रू पास कर रही है, इसलिए कौन सी तरह का मोशन होना चाहिए? रोटेशनल मोशन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं तुमको बोलता हूँ द टिप ऑफ दिस मिनट हैंड, अब टिप तो यहाँ पे है लेकिन मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, तो जब ये रोटेट करेगा इसके अबाउट तो क्या सर्कल बनेगा? तो इट विल बी सर्कुलर मोशन इन दिस केस। ठीक है, So this is the difference between circular and rotational motion. If a body moves along the circumference of a circle, we say that it's performing circular motion. And if the body is spinning around the fixed line called the axis of rotation, and if that axis of rotation passes through the body, we say that it's undergoing rotational motion. In the next video,
one more type of motion. See you there. ठीक है, तो ये रिकैपिचुलेशन थी आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा उससे रिलेटेड. अब फटाफट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे. अगर एनसीईआरटी की किताब में वेल एंड गुड है, नहीं तो क्वेश्चन उसमें आएंगे, वहाँ से देख देख के करते हैं. क्या नाम है तनिष, मेरे ना बाइक के हैंडल पे पानी की बोतल टंगी है, वो ले आ मेरे पास. देखो राजू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. पेज नंबर 74 पे गिवन है, an object has moved through a distance, can it have zero displacement? if yes, support your answer with an example. क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए? इज इट पॉसिबल? सोचो. जब जो अब ऑन कर ले बेटे कैमरा. Yes, sir. कैमरा. Is it possible that if an object has traveled some distance, the displacement is still zero? कैसे केशव? कब पॉसिबल होगा? एग्जैक्टली. कौन सी तरह का मोशन, मतलब कौन सी तरह का ट्रिप बोलते हैं? राउंड ट्रिप. तो जब ऑब्जेक्ट एक राउंड ट्रिप में चले, मतलब जहाँ से वो शुरू हुआ घूम के वो वहीं पे वापस आ गया, तो मैं उस तरह की मोशन के लिए बोल सकता हूँ इट हैज़ कवर्ड सम डिस्टेंस बट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो सिंस इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज. जब जो बात समझ आई बेटा? राउंड ट्रिप क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट पे घूम के आ जाता है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं रायपुरानी से गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ से वापस रायपुरानी आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर है यहाँ से. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 70 किलोमीटर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में? ये लिखो. लिखो बेटा. Yes, it is possible for an object that it has moved some distance but displacement is zero. As in case of round trip. राउंड ट्रिप के लिए आप सीधा सीधा एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हो. ऑब्जेक्ट गया ए से बी पे और फिर घूम के वापस ए पे आ गया, ठीक है? तो दैट से ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 5 मीटर. We can write distance in this case. Distance is 5 plus 5, that is 10 meters, but displacement is 0. तनिष क्या रीजन बताया मैंने जीरो होने का डिस्प्लेसमेंट? as initial and final point coincide का मतलब क्या होता है बेटा? एक के ऊपर एक होना पॉइंट में.
जब जो नोट कर रहे राजा आंसर्स ठीक है, चले आगे। जब जो तूने लिखना शुरू किया है लो कॉपी तो फटाफट कर ले। नहीं सर, लिख ले कोई जल्दी नहीं है, मैं तेरे लिए वेट कर सकता हूँ, तू राजा बेटा है हमारा। समझ आया ना क्वेश्चन अच्छे से? ऐसे अब मतलब जो फिजिक्स का पेपर होता है ना उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं न्यूमेरिकल जिनसे बच्चे पहले ही डरते हैं, वो जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता, और दूसरी तरह के वो क्वेश्चन आते हैं जिनके थ्रू एटलीस्ट बच्चा पास तो हो जाए, जो मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको लगता है ऐसा कि न्यूमेरिकल पोर्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो एटलीस्ट ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो अच्छे से करते जाए, ठीक है? समझदार आदमी स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में लिख लियो। हो गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब दोबारा कर लेते हैं, अदरवाइज मैं करवा चुका हूँ ये ना। फार्मर वाला है, टेस्ट में भी आया था, इससे सिमिलर क्वेश्चन आया था, नॉट एग्जैक्टली ये वाला। इट सेज अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। याद है क्वेश्चन? तो ये भी 10 मीटर्स थी, ये भी 10 मीटर्स थी, ये भी 10 है और ये भी 10। तो पूरा राउंड उसने कितने टाइम में लिया? कवर्स 1 स्क्वायर इन 40 सेकेंड्स। और 1 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? जब जो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटे? ये वही क्वेश्चन है जो तूने पेपर में छोड़ा था। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? 40, मतलब एक चक्कर लगाने पे। सर 10 मीटर। अरे एक चक्कर पूरा लगाने पे कितना कर रहा है? कितना? सर 40 मीटर चल रहे 40 हैं। मीटर। तो अगर वो 40 सेकेंड्स में रखे 40 मीटर कवर कर रहा है, दैट मीन्स ही इज कवरिंग वन राउंड, वन कंप्लीट राउंड इन 40 सेकेंड्स, राइट? और हमें कितने टाइम के लिए बताना है? वी हैव टू टेल द आंसर फॉर 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड में कितने सेकेंड हुए? 2 मिनट 20 सेकेंड्स में 60 टाइम्स 2 प्लस 20 कितना हुआ? 140। 140 सेकेंड्स होंगे। एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है? 40 सेकेंड्स में। तो 140 सेकेंड्स में कितने राउंड कवर होंगे? 140 डिवाइडेड बाय 40। 0 से 0 कट गई, ठीक है? ये 2 के टेबल पे आया 7 पे, 2 के टेबल पे आया 2 पे, तो इट बिकम्स 7/2 राउंड्स विच इज 3.5 राउंड्स। तो इतने टाइम में उसने 3.5 राउंड कवर किए हैं अपने। जब जो इतनी बात समझ आई? फिर खो गए। इतनी बात समझ आई? कितने राउंड कवर किए उसने? 2 मिनट 20 सेकेंड में ही इज कवरिंग 3.5 राउंड्स, राइट? हमें क्या बताना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एक राउंड में कितना कवर कर रहा है बेटा? डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इज 40 meters. Distance covered in one round is equal to 40 meters. तो 3.5 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 40 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 कितना हुआ है? 140। ये तो बात होगी डिस्टेंस की। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें इसकी? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? अब देखो, अगर वो ए पॉइंट से चलता है
तो उसने पहले एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर तीसरा चक्कर लगाया, लेकिन जो लास्ट चक्कर है वो कितना लगा रहे हो, वो कंप्लीट नहीं हो रहा, वो हाफ राउंड लग रहा है। तो हाफ राउंड का मतलब क्या हुआ, इतना। जब जो बात समझ आई बेटे, हाफ राउंड का मतलब क्या हुआ कि अगर वो इस कॉर्नर पे है तो ज्यादा से ज्यादा वो इसके ऑपोजिट वाले कॉर्नर पे आ जाएगा, कंप्लीट वापस नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो अगर हाफ राउंड लग रहा है और मैं इस पॉइंट तक पहुंच चुका हूं, तो ये वाला डिस्टेंस मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी, इसको ए बी सी नाम दे देते हैं। ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। और ए सी कैसे कैलकुलेट करेंगे तनिष, बता। तनिष, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेगा ए सी? पाइथागोरस की स्पेलिंग बता दे चलो। पी, अच्छा फाई या पाई? पी वाई, हाँ गलत है, तेरे को आते हैं पी एच पी वाई आर आर ए एस होता है। थियरम में ये स्पेलिंग होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है हमने। जब जोत बता बेटे, इस वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लग सकती है, कैसे लिखूंगा, तीनों साइड्स को रिलेट करूंगा। सर हम कर सकते हैं सर 10 h² + b² = hp²। क्या बोला तूने? सर h² + b² = hp²। ओके सर उसके बाद 10² + 10² = x²। ओके, सर फिर हम ये इजी लिखेंगे लिख रहा हूँ, ठीक है, हमने क्योंकि एसी कंसीडर किया है, राइटिंग दिस एज एसी। हाँ जी बोलो आगे। तो उसके बाद हम कर लेंगे 200 = ac²। 200 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और सर उसके बाद यहाँ स्क्वायर है तो आगे क्या होगा? सर √। स्क्वायर रूट ऑफ 200 इज इक्वल टू ए सी। और स्क्वायर रूट ऑफ 200 क्या होता है? सर 10 x। स्क्वायर, यस सर। ओके, और रूट टू की वैल्यू क्या सिखाई है मैंने केशव? 1.414। ठीक है, तो रूट टू की वैल्यू 1.414 है, तो आंसर ओवरऑल कितना है? 14.14 मीटर्स। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एसी क्या है? इट कम्स आउट टू बी 14.14 मीटर्स। ठीक है, नोट करो अच्छे से समझ के इसको। लिख लिए तनिष? आता था इसलिए लिखा नहीं बेटे, प्रॉपर वे से ऐसे लिख लो करो, बार बार प्रैक्टिस ही हो रही है, अभी तो पता नहीं कितनी बार करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जब जोत लिख लिया रजे, आंसर कर रहा हूँ। कर लो। तूने लिखा जैस्मिन अच्छे से? टेस्ट में यही कमियां होती हैं तुम्हारी, या तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखते, या डिस्प्लेसमेंट एसी क्यों है ये नहीं मेंशन करते। मेंशन क्यों कर, मतलब ऐसा जिसमें तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने सिर्फ 3.5 राउंड शो कर दिए हैं। बट अगर राउंड ही नहीं शो करोगे फिर कैसे पता चलेगा टीचर को कि आप कैसे पहुंचे हो इस डिस्प्लेसमेंट पे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और
बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जिनके स्कूल में डिस्प्लेसमेंट वगैरह का टॉपिक आएगा ही आएगा। डन। जब जो हो गए बेटा। Yes, sir. चलो, ये यूनिट मत लिखना भूलना, मीटर वगैरह लिखना कंपल्शन होता है। चलो, which of the following is true for displacement? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? यहाँ पे लिखा है इट कैन नॉट बी जीरो, तो आंसर क्या आएगा? क्या आंसर होना चाहिए इसका? फॉल्स। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, कब जीरो होगी? इन द केस ऑफ, बोलो बोलो, इन द केस ऑफ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप के केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। उसके बाद इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस से ज़्यादा कभी नहीं होगा। रिमेंबर वी डिड दिस रिलेशन, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बेसिस पे मैंने तुमको एक न्यूमेरिकल, एक एमसीक्यू प्रॉब्लम दी थी कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो एक से बड़ा होगा, एक के बराबर होगा, एक से छोटा होगा, मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन वन, इक्वल टू और लेस देन वन, और यू कैन नॉट टेल। तो आंसर क्या है इसके लिए? क्या आएगा आंसर? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, क्योंकि ग्रेटर वाली साइड आएगा ना, डिवाइड करके क्या बना? डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज़ें कट गई आपस में, तो क्या है अल्टीमेटली आंसर? डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। चलो आगे देखो। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी डिस्कस कर लेते हैं, या लिखवाऊं प्रॉपर? डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड के इट्स डैश क्वांटिटी कौन सी? स्केलर। स्केलर के स्पेलिंग क्या होते हैं? SCALLAR। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है। स्पीड कैन नॉट बी जीरो ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी कैन बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। ठीक है, हो गया बस, काफ़ी है। आगे देखो। Under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या लगता है तुम्हें आंसर इसका? कब मैं कह सकता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसकी एवरेज स्पीड के इक्वल होगी? When can I say that? बहुत बार डिस्कस किया हमने। रेक्टिलिनियर मोशन में जब ऑब्जेक्ट सीधा सीधा ट्रैवल करे, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगी, राइट? और क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस कवर्ड दोनों चीज़ें सेम हैं, इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम। ठीक है, लिखो चलो इसके बारे में। ऐसे अपने समझने के लिए सीधा सीधा एक न्यूमेरिकली कर लो। इसके केस में 5 मीटर मान लो अगर डिस्टेंस ट्रैवल किया और टाइम दिया 5 सेकेंड, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? टोटल डिस्टेंस इज 5 मीटर्स, टोटल टाइम इज 5 सेकेंड्स, एवरेज स्पीड कितनी आ गई? इट इज 5 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
और इसी वाले फिगर के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? नेट डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 5 मीटर्स। और टोटल टाइम इस केस में भी कितना लगा? 5 सेकेंड्स। इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी इज 5/5 अगेन 1 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या चीज सीधी थी? द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आंसर स्टेटमेंट ऐसे बना देना इसकी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट undergoes rectilinear motion, when it undergoes rectilinear motion in one direction only, the magnitude of distance covered is equal to the net displacement. ठीक है, उसके बाद आंसर स्टेटमेंट यहाँ लिख रहा हूँ, स्पेस कम रहेगी। Therefore, the average speed will be equal to magnitude of average velocity। ठीक है, जब सीधी सीधी लाइन का मोशन होगा तब मैं बोल सकता हूँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपस में इक्वल। ठीक है, नोट कर लो कैसे। नोट कर लोगे तो बता देना। जब जो कैमरा ऑन कर अपना, सर हो गया ना। कैमरा ऑन करके बैठा रहे। कर लिया नोट? तनिष कर लिया बेटे नोट? समझ भी आया है? नोट ही किए सर? पक्का? खुश क्यों नहीं लग रहा तू आज? अपन जबरदस्ती भेज दिया ट्यूशन के लिए, भाग यहाँ से। तो ऑनलाइन ही लगा लेता अगर जतिन नहीं आ रहा था तो। उसने बताया मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन लगा देता, उसमें बताने वाली बात क्या थी? मैं उनके घर पे जाकर तो दोबारा वापस जाऊंगा। ओडोमीटर क्या होता है बेटा? It's an instrument that measures distance, ठीक है, in मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है किलोमीटर। लिख लिया, चलें आगे। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? पाथ कैसा नजर आएगा आपको जब वो यूनिफॉर्म मोशन में? वो तो ग्राफ है। इसको क्वेश्चन को ही लिख लो, सारे बच्चे क्वेश्चन नोट करेगा।
What does the path look like in case of यूनिफॉर्म मोशन? पाथ कैसा नज़र आता है उसका? आंसर सही है। कैसा नज़र आता है? स्ट्रेट। क्योंकि अगर मैं डायरेक्शन भी चेंज कर दूंगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहा, अब क्या हो गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप लिख लो इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना। क्वेश्चन नोट कर लिया? लिखो इन यूनिफॉर्म मोशन the magnitude of velocity as well as direction remains constant. ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुई, और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो हमें मोशन कैसा नजर आएगा? सीधी लाइन। सिंस डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, will look like a straight line. ठीक है, सीधा सीधा नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन। डन? हाँ जी भैया, घर पे पुराने घर पे हूँ भैया, क्लास ले रहा हूँ। पुराने घर पे हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ हाँ, डेबिट कार्ड से क्रेडिट वाला मतलब? नहीं नहीं भैया, तो स्कैन से ही होती है। क्या लोड है? हाँ लो करवा लो, क्रेडिट कार्ड वाला करवाना वो, डेबिट का तो फायदा नहीं है। क्रेडिट वाले ज़्यादा आते हैं, क्रेडिट वाला करवा लो, मतलब क्रेडिट वाला भी करवाना था। हाँ डिस्टेंस कितना कवर करना है राजू उसमें? During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground in 5 minutes. अच्छा, डिस्टेंस तो कैलकुलेट करना है। स्पीड कितनी गिवन है? स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना गिवन है राजू? 5 मिनट्स। लेकिन 5 मिनट्स की जगह क्या होना चाहिए था? सेकेंड में होना चाहिए था। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा? 60 से मल्टीप्लाई। आंसर कितना आया? 300 सेकेंड। मजाक की बात नहीं है, जो कोविड बैच आया था ना मेरे पास, मतलब वो बच्चे जो कोविड वाली क्लास से अगले साल आए थे पढ़ने, बिल्कुल भूल चुके थे चीज़ें, उनको ये तक नहीं आता अभी मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है 60 से, डिवाइड करना है। इतना बुरा हाल हो चुका था उनका। चलो लगाओ फॉर्मूला बेटा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई स्पीड विद टाइम टू फाइंड डिस्टेंस। देखो क्या आंसर आता है। 3 × 10⁸ into 300 is equal to distance.
D से डिनोट नहीं करते हैं, वैसे मैंने लिख दिया है। किससे डिनोट करना चाहिए डिस्टेंस? हमेशा S से। देखते हैं तुमको कितने अच्छे से एक्सपोनेंट्स इन पावर्स का टॉपिक आता है। मैथ्स में पढ़ाया है ना भैया ने अभी इस साल। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जो बच्चा हमको पढ़ने आता है 7th 8th में तो पढ़ाई नहीं होगा। हो गया क्वेश्चन? क्या आंसर है? 9 के बाद 10 0 उसके बाद 10 0 भी लिखनी है। एक्सपोनेंट्स इन पावर्स में बताना। 900 into 10 900 भी नहीं आएगा वर्ड। क्या आना चाहिए बेटा? 9 into 10 to the power 10 हाँ। 3 3 जा 9 और ये 10 की पावर 8 जीरोस ऑलरेडी है और 2 जीरोस का मतलब क्या हुआ? इनटू 100 हो रहा है। 100 का मतलब क्या हुआ? 10 टू द पावर 2। तो 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 2 दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 10 टू द पावर 10 मीटर्स। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया 10 टू द पावर 10 मीटर्स। सॉरी 9 इंटू 10 टू द पावर 10। सर पूरा आंसर ले सकते हैं इसका ना फ्री है तू। तस्वीर इसको पता है क्या बोलते हैं? इसने चल बात छेड़ी दी है, मैं पूछ ही लेता हूँ। इसको क्या बोलते हैं जब मैं आंसर अपने इस फॉर्म में लिखता हूँ? जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखता हूँ उसको क्या बोलते हैं? तेरे को याद है जब जो 8th क्लास में पढ़ा था बेटा? व्हाट डू वी कॉल दिस 9 इंटू 10 टू द पावर 10? 8th में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ाते हैं 9 3। चलो हिंट देता हूँ, एस से शुरू होता है। देखा मैं गलत तो नहीं बोलते थे? मैं बोलता हूँ मान के चलते हैं बच्चा 7th 8th में तो कुछ पढ़ के ही नहीं आया। इसको बोलते हैं बेटे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी? जब भी आंसर में अपना पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स इन पावर्स की फॉर्म में, ठीक है? वी कॉल इट एज साइंटिफिक नोटेशन। हो गया क्वेश्चन? चलें आगे। चलो, when will you say a body is in uniform acceleration? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोल सकते हैं बॉडी के लिए? यूनिफॉर्म भी छोड़ दो, चलो ये बताओ हम कब बोल सकते हैं बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है? when the velocity is changing but at a constant rate। तो कौन सी एक्सेलरेशन होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट रेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ पढ़ाते हुए कि अगर पहले 10 है तो फिर 12 होगी, फिर 14 होगी, फिर 16 होगी, फिर 18, फिर 20। तो हर बार 2 मीटर पर सेकंड की उससे चेंज हो रही है, वो बढ़ रही है। और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी? कि एकदम बढ़ गई, लेट्स से पहले 5 से इंक्रीज हो गया वेलोसिटी, फिर 2 से इंक्रीज हुई, फिर सीधी 15 से इंक्रीज होगी। तो जब वो नॉन यूनिफॉर्म रेट पे बढ़े या फिर एकदम से बढ़े एकदम से कम हो जाए तो मैं उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही बोलूँ। ठीक है, लिखो when the velocity is increasing, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लिखो when the velocity of an object is increasing at a constant rate when
when the velocity of an object is increasing at a increasing नहीं changing कर लो यहाँ पे increase word सही नहीं है increase भी हो सकते है decrease भी हो सकते है when the velocity of an object is changing at a constant rate. We call the motion as uniformly accelerated motion. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आ जाएगा इट इज चेंजिंग एट अ डिफरेंट रेट कांस्टेंट रेट की जगह दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा उसके लिए डिफरेंट रेट नॉन यूनिफॉर्म का मैं लिख नहीं रहा हूँ पर आप पूरा लिखो सारे बच्चे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज व्हेन इट इज चेंजिंग एट अ डिफरेंट रेट बाकी सारी बातें सेम रहेंगी बस रेट ऑफ चेंज डिफरेंट हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब जो बात एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे को डिफरेंट रेट का मतलब क्या बताया मैंने हिंदी में बता दे क्या मतलब हुआ इस बात का सर डिफरेंट रेट मतलब जैसे हम 5 मीटर्स में हम 10 मीटर कवर कर 5 मिनट्स में हम 10 मीटर कवर कर रहे हैं इसमें हम डिफरेंट रेट कवर करते हैं कभी 7 कभी 10 ये ठीक है मतलब ये पार्शियली ठीक है मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर वेलोसिटी की टर्म्स में बताओ तो बेटर ये होगा कि तो ऐसे बोल दे कि पहले वेलोसिटी लेट से 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ी फिर एकदम 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ी फिर एकदम 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ी तो क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो डिफरेंट हैं इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर वो चेंजेस जो आते वो सेम होते वो सेम गैप से इंक्रीज या डिक्रीज होती तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती बट क्योंकि ये जो चेंजेस आ रहे हैं जो शिफ्ट्स आ रहे हैं ये नॉन यूनिफॉर्म है डिफरेंट है इसलिए आंसर क्या होगा इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ठीक है क्लियर है डिफरेंस नोट करिए रजिस्टर मतलब जब एक्सेलरेशन समझाते हो इट्स बेटर टू एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी जो उसने बताया गलत वो भी नहीं है तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसने बताया इसने ये बोला था कि पहले बॉडी इतने मीटर्स कवर कर रही थी इतने टाइम में अब डिफरेंट मीटर्स कवर करेगी उतने ही टाइम में तो गलत तो वो भी नहीं है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो हो गया पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दोनों चीज़ें आ जाती हैं एक्सेलरेटेड मोशन भी आ जाता है और नॉन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड भी आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड भी आ जाता है तो जब मुझे स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्कस करनी है मैं क्या बताऊंगा कि जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो सेम है चेंज इज सेम ठीक है अजीब लगता है सुनने में बट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट ठीक है चले आगे लिख लिए नोट कर लिया जब जो तूने भी कर लिया तुम्हें याद है इसका ग्राफ क्या होता था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ अगर ये वीटी ग्राफ है तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऐसे नजर आता है रिमेंबर और अगर वीटी ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बनाऊं तो कैसा जाएगा या तो वो कर्वेचर ऐसे जाएगा या कर्वेचर डाउन हो सकता है बट कर्वी लीनियर मोशन ठीक है ग्राफ भी बना लो काम आएगा आपको ग्राफ भी ड्रॉ कर लो थोड़ा चलिए आगे
लिख लिए इतना? देख A bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर ये मैं टेस्ट में ऑलरेडी दे चुका हूँ, नहीं करती हूँ, सेम क्वेश्चन टेस्ट में आया था। मैंने तुमको समझाया भी था कि मेरे को पता है डिनोमिनेटर दोनों का 18 है तो उसको नहीं काटते हैं, तो याद है यह करना है अभी मेरे कर लिए, एक टेस्ट में कर चुके हो तुम। देखो ये वाला करना पड़ेगा आपको, ये तुमने नहीं किया, ये वाला अभी करो। चलो, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. U given है राजेश में, जबजोत U given है राजेश क्वेश्चन में। सर यू, यस सर। क्या गिवन है बेटे बता? सर What is the 0, value of U? क्या होगा? 0। क्यों होगा 0? क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है a train starting from a railway station। वेरी गुड। V कितना है राजेश में? जबजोत तू ही बताएगा बेटे, V कितना है? सर वी, सर 40। 40 किलोमीटर पर आवर, बट किलोमीटर पर आवर में नहीं सॉल्व करना चाहिए, आंसर किस में सॉल्व करना चाहिए? मीटर पर सेकंड। तो 5/18 से 5/18। मल्टीप्लाई करो बेटे, खुद सॉल्व करो। टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इज 10 मिनट्स, बट मिनट्स को कन्वर्ट कर दो सेकंड्स में तो कितना हो जाएगा? कितना कैलकुलेशन कर रही है जैस्मिन इसकी? 10 इंटू 60 कितना हुआ? करो चलो न्यूमेरिकल आंसर निकालो अपना। मतलब मेरे को दूसरे इंस्टीट्यूट्स का नहीं पता, बट मैं ही चाहता हूँ एटलीस्ट जब भी धारा वाले बच्चों को न्यूमेरिकल आए ना, घबराए ना उससे, उनकी वर्डिंग ये हो, ये तो हमने कर रखा होगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कितना है राजे? 11.11 बोलते हैं, 11.11 नहीं बोलते, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट के साथ बताया करो आंसर हमेशा। लेट्स सी बाकी बालकों का भी यही आ रहा है क्या? जब जोजी कर लो, पीरियोडिक आने वाले हैं अगले से अगले हफ्ते। तुम्हारे भी किसी के पीरियोडिक? तेरे कब है? 19 से, मतलब मंडे से। फिर तो आएगा नहीं मंडे में, छुट्टियाँ हैं बीच में। कोई बात नहीं, तुम पे तो प्रोविजन है, ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, जब मर्जी देख लो। नेक्स्ट वीक में सोचा रिवीजन ही करवाऊंगा तुमको, सेल केमिस्ट्री वाला चैप्टर, और ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के सिर्फ वही डिस्कस करेंगे क्लास में। अभी नया चैप्टर जून में शुरू करेंगे, और इसी से आगे शुरू करेंगे, फिजिक्स से आगे जो है फोर्सेस वाला, ठीक है। जुलाई में करेंगे टिश्यू। क्या हुआ, तुम भूल क्यों रहा है ऐसे मुझे? तनिष ठीक है ना तू? आज परेशान लग रहा है कि क्लास क्यों रख दी, कैंसिल भी तो कर सकते थे, मैं नहीं आने वाला था। क्या आंसर आया जब जो? सर निकाल दो। आगे 1/54, ये यही आंसर है। मेरे को याद आ गया, यही आंसर है। 11.11 तो नहीं है। क्यों किया कन्वर्ट? मैंने बोला तुझे कन्वर्ट कर दे। काटने को तो मैं बोलता ही नहीं कभी भी। बीइंग अ गुड टीचर मैं तो अपने बच्चों को ये बोलता हूँ, आंसर फ्रैक्शन में दो पहले,
हो सकता है कुछ कट जाए बाद में जाके वैल्यूज। 18 से 600 कटेगा या पर इन मल्टीप्लाई होगा, कुछ तो होगा। सर निकलने क्या है फ्रैक्शन में बता आंसर? सर मेरा तो कुछ ज्यादा ही था अजीब ही आंसर है बेटे इस क्वेश्चन में। क्या आंसर है बताओ? सर -2.44 -2/40। नहीं सर -2.44/600 -2.44 तो नहीं आएगा। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन का? a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी। v की वैल्यू है, अच्छा एक कट जाएगा 2 के टेबल में 9 पे और ये 20 पे। 25 100 बाय 9 माइनस u की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 600। ठीक है, तभी मैंने बोला था कि 600 से 100 कट जाएगा कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल आंसर कितना बना? 100 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 600, है ना। और हमने सीखा है कि जब डिवीजन का साइन हटता है तो किसका साइन आता है बेटे? मल्टीप्लिकेशन का। तो 600 से 100 कटा 6 पे, 6 9 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इसको वापस से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करता हूँ तो तुम्हारा अच्छा आंसर आ जाएगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं वापस किलोमीटर पर आवर में? 1/54 को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कैंसिल हो गया बेटा 3 पे। अच्छा तब भी अच्छा आंसर नहीं आया। ओवरऑल आंसर कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। ये आदत जाएगी अच्छा। अच्छा नहीं 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 ठीक है, ठीक कह रहे हो। ये नहीं होगा बेटे आंसर, उसको इसी फॉर्म में रहने दो। तो वेलोसिटी के लिए कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए नहीं आएगा, इसको ऐसे ही रहने दो। 1/54 ही छोड़ दो, पीछे भी यही आंसर है इसका। फ्लो में मैं वेलोसिटी वाला ही कन्वर्जन लगा के बैठ गया। चल यही आंसर होगा इसका 1/54। क्लियर है जैस्मिन कैसे आया? ठीक है, चले आगे। फ्रैक्शन नहीं रखना उसका स्टार्टिंग में, हो सकता है आगे जाके कैंसिल हो जाए किसी नंबर के साथ। चलें जब जो अगले क्वेश्चन पे। चलो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का भी नेचर बताना है आपको। फॉर अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एसटी ग्राफ है बेटा। एसटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का कैसा बनता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो किस तरह की शेप होगी इसकी यूनिफॉर्म मोशन में? मुझे शेप बतानी है सिर्फ, क्या शेप होगी उसकी? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ग्राफ? अगर पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के साथ मतलब मेरा डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ। बात समझ? अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए टाइम तो बढ़ता जा रहा है इस तरफ लेकिन डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा, ये कौन सा केस होगा? रेस्ट का केस होगा। तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस तो नहीं आएगा आंसर। आंसर क्या है इसका? यूनिफॉर्म मोशन के लिए किस तरह का मोशन ग्राफ बनता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। आइदर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा। तो आंसर क्या आएगा? इट्स अ स्ट्रेट लाइन inclined to the time axis. ठीक है, डन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा बेटा? कर्वी लीनियर लाइन होगी, मतलब इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो लिख लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए the shape of the graph or the nature of the graph is a curvy linear line. It's a curvy linear
ग्राफ। ठीक है, नोट कर लिया। चलें आगे। जब जो तू तो बेटे स्पेशली नोट कर इन चीज़ों को, तेरे पेपर में तो भर भर के, तेरे क्या तुम सबके पेपर में भर भर के इस तरीके के एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? अभी डिस्कस किया हमने। अगर ST ग्राफ इस शेप का बने, ST ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस शेप का बने, where it is a parallel line to the time axis, तो कौन सी तरह का मोशन होता है रजत? रेस्ट पे होगा, तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नोट नहीं करना, कर ले, बार बार करो इन चीज़ों को रिवाइज। लिमिटेड सिलेबस होता है 9th में, अच्छी बात ये है, और बुरी बात ये है उसी लिमिटेड सिलेबस में से अच्छे स्कूल जो है वो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन बना के पूछते हैं। जलेबी की तरह सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, जब जो पूछने लगे कुछ, तू बड़ा वरिड सा नजर आ रहा है वीडियो में, परेशान नहीं है तो कुछ। चले तनिष आगे। What can you say about the graph of an object whose speed time graph is a straight line parallel to the time axis? ये भी हमने अभी रादर कर ही ली है। स्पीड टाइम ग्राफ में इट इज अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इस बार स्पीड में कोई चेंज आया? चलो ग्राफ की शेप देख के बताओ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड चेंज हो रही है क्या, या स्पीड कांस्टेंट रह रही है? कांस्टेंट है। और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो कौन सी तरह का मोशन होता है? अब स्पीड सेम है, चेंज नहीं हुई, तो कौन सी तरह का मोशन? सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन। और स्लोप जीरो है इसकी, क्योंकि पैरेलल है। स्लोप जीरो है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तो कौन सी तरह का मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, लिख लो इसका आंसर। सिंस स्पीड इज नॉट चेंजिंग, सिंस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट is not changing, therefore it is uniform motion। ठीक है, डन। चलें आगे। What is the quantity which is measured? ये तुम्हारे टेस्ट में भी आया था, which is measured by the area occupied below the velocity time graph। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? अगर ये वीटी ग्राफ बनाऊंगा तो इसके नीचे का जो एरिया हो वो क्या बताएगा मुझे? आंसर इज डिस्प्लेसमेंट। और यही सवाल अगर ऐसे आ जाता कि which is the quantity measured by the area occupied below the speed time graph, तो आंसर क्या होता? डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ के लिए डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर ही नोट कर ले केशव, सब आता है तेरे को तो। एक साल बाद तुम्हें पता है ना, 9th में पूरा सिलेबस आता है, पूरी पूरी किताब आती है मैथ्स की भी और साइंस की, मतलब हर सब्जेक्ट की ना। तो एक साल बाद जब रिवाइज करेगा कहीं आंसर तो लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। न्यूमेरिकल है आपके लिए, सॉल्व करो। A bus starting from rest moves with uniform acceleration of 0.1 meters per second square for 2 minutes. Find the speed acquired and the distance traveled by it. लग जाओ काम पे। U क्या होगा जब जो बेटे U क्या होगा इस केस में? What will be the सर value of U? यू सर 0 ही होगा। 0 होगा क्योंकि लिखा हुआ है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। A कितना होगा रजत? A की वैल्यू गिवन है क्या? यस सर 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव का। और टाइम कितना हो जाएगा बेटा? सर 2 बेटर मिनट्स। होगा इसको फ्रैक्शन में लिख दो, 1/10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, टाइम कितना होगा बेटे? सर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स कहाँ से आ गया? सर 2 ग्रेड मिनट्स। 2 मिनट्स, लेकिन मेरे को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए, तो आंसर कितना आएगा? 120 सेकेंड्स। ठीक है, कर दो अप्लाई। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? स्पीड एक्वायर्ड मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू, शाबाश, v इज इक्वल टू u प्लस at। इसकी हेल्प से तो v की वैल्यू निकाल दो। और क्योंकि मुझे टाइम गिवन है तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं? सेकंड वाली। क्या होती है सेकंड इक्वेशन बता? ut प्लस हाफ, शाबाश। ये दो इक्वेशंस लगाओ बेटा और कैलकुलेट करो वैल्यू फॉर स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस कवर्ड। कर दो, शाबाश। आज हम देख रहे थे, डोर लगा दो फटाफट। मेरे को तो लगा था मैसेज नहीं पड़ेगा।
चलें आगे करें डिस्कस। कितना आंसर है जब जो फर्स्ट पार्ट का बेटे? कर दो इतना तो मैं आज सारी चीज़ें तो मैंने लिख के ही दे दी आपको। क्या आंसर है तनिष? 12 आया है। केशव नहीं फर्स्ट पार्ट velocity तो नहीं है। वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इज 12। अच्छा फिर मेरा भी 12 मीटर पर ठीक है। और सेकंड पार्ट 720 720 तीनों का आ गया। चलो बैक बैक कर दो। जब जो तू भी कर ले बेटे क्वेश्चन कंप्लीट। 720 आएगा आंसर। ये क्लास एंड करता हूँ क्लास में करी रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ जब जो तू कर ले।